गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति से रिलेटेड ये आपका दूसरा पार्ट है। इसके पहले हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 60 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये दोस्तों लुसेंट का बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, आरओ का पेपर है आपका, या फिर यूपी पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया उसके लिए, यूपी पीसीएस के लिए, जिस भी एग्ज़ाम में दोस्तों इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। इस वीडियो में दोस्तों हमने एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन को शामिल किया है। आप इसमें अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मेरा इसमें से कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी दोस्तों तो उसको जा करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? यानी कि ऋग्वेद के जो कौन से 6 मंडल हैं जिसको वंश मंडल या गोत्र मंडल की संज्ञा दी गई है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, या फिर चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो सही आंसर दोस्तों आपका दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ठीक है, इन 6 मंडलों में वंश या गोत्र मंडल की संज्ञा दी गई है इसको। दोस्तों, जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा उसको मैं यहाँ पे ज़्यादा जो है डिस्कस करके बताऊँगा, स्टार भी लगाऊँगा। तो चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, चाहे जादुई माया हो, चाहे तंत्र मंत्र की बात हो, किसी को बस में करना हो, जादू टोना की बात हो, तो ये सब किस में किया गया है? अथर्ववेद में। किस में? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 63, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जात समूह को, यायावरिजन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को? तो आर्य शब्द दोस्तों इंगित करता है, ये करता है आपको श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, यायावरिजन का मतलब क्या है कि जो एक स्थान पर टिक के नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो सही आंसर दोस्तों आपका 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, या फिर अन्य क्षेत्र से? तो आर्य दोस्तों जो भारत में आए थे ये आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यानी कि अंशतः का मतलब पार्सली कुछ गद्य के रूप में भी उसकी रचना की गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर अथर्ववेद? क्वेश्चन नंबर 66, सही आंसर दोस्तों आपका यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या फिर अथर्ववेद में? तो सही आंसर दोस्तों आपका अथर्ववेद में। किस में? अथर्ववेद में आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समित, विदथ, या फिर परिषद? तो सही आंसर दोस्तों आपका विदथ। क्या सही है? विदथ। दोस्तों, अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमने SCRT का जो बुक है उसका भी वीडियो हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसको भी जा करके आप देख सकते हैं ताकि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, या फिर पंचविश ब्राह्मण? तो सही आंसर दोस्तों आपका शतपथ ब्राह्मण। क्या सही है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? यानी कि गोत्र व्यवस्था यानी कि जो वंश से संबंधित है ये किस काल में आई? ऋग्वैदिक काल में,
उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या फिर सूत्र काल में? तो सही आंसर दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? अनुलोम, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, या फिर निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या फिर उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या फिर निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो अनुलोम विवाह जो दोस्तों होता था, जो पुरुष होता था, ये उच्च वर्ण का था, यानी कि उच्च जाति का था, और फिर निम्न वर्ण नारी के साथ, यानी कि उसका क्या होता था, जो नारी का वर्ण होता था उससे क्या होता था, लो होता था, उससे कहने का मतलब थोड़ा कम होता था। तो यही आपका अनुलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह क्या था दोस्तों? जब उच्च वर्ण नारी के साथ निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसको क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह, यानी कि उल्टा विवाह कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उल्टा। और अनुलोम विवाह का मतलब क्या है? अनुकूल, एकदम से अपने पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? गेहूं को, जौ को, चावल को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गेहूं को कहा जाता था दोस्तों गोधूम। क्या कहा जाता था? गोधूम। चावल को कहा जाता था ब्रीह, जैसा कि नीचे दिया गया है, ब्रीह। जौ को क्या कहा जाता था? यव। क्या कहा जाता था? यव। ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति, या फिर दर्शन? तो अथर्व का जो दोस्तों अर्थ है यह है पवित्र जादू। क्या अर्थ है? पवित्र जादू, अथर्व। क्वेश्चन नंबर 76, इसको दोस्तों सुमेलित करना है आपको कि किस में जो है किसकी व्याख्या की गई है। तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, छंद को है, क्या है? छंद शास्त्र है, बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द की व्युत्पत्ति, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, शब्दों की क्या हुआ है? व्युत्पत्ति हुई, यहाँ से रचना हुई है, या फिर भाषा शास्त्र के बारे में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला आंसर वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? गौतम, कपिल, पतंजलि, या फिर पाणिनि? तो प्राचीनतम जो व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी, उसकी रचना कौन है दोस्तों? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? याज्ञवल्क स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, या फिर आपका मनुस्मृति? तो सही आंसर दोस्तों आपका मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता, या फिर भागवत पुराण? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो सही आंसर दोस्तों आपका रामायण। और महाकाव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत को। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, या फिर मत्स्य पुराण? तो पहले दोस्तों इसके पहले वाले पार्ट में हमने बताया था कि पुराण कितने हैं? 18 हैं, और उसमें से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु को, सरस्वती को, परसुणी को, या फिर शतुद्री को? परसुणी का दोस्तों जो आधुनिक नाम है वो है रावी। क्या नाम है? रावी। शतुद्री का क्या मतलब है? सतलज। क्या नाम है? सतलज। तो पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को। किसको? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब, ग्राम, विश्व, या फिर जन? तो पहले दोस्तों अपना परिवार आता है, उसके बाद परिवार से क्या बनता है? समाज बनता है। समाज की फिर जो रचना होती है उसके आधार पर पूरा एक गांव बनता है, ठीक है। उसके बाद विश्व, उसके बाद जन, यानी कि एक राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 83, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें
जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? सूर्य, वरुण, अग्नि या फिर इंद्र? तो ऋग वैदिक काल में दोस्तों जो प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। क्या थे? कौन थे? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ, नरिष्ठ का मतलब सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को या फिर अथर्ववेद को? तो सही आंसर दोस्तों आपका अथर्ववेद। क्या सही है? अथर्ववेद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कीजिएगा। मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या फिर छांदोग्य उपनिषद? 85 सही आंसर दोस्तों आपका मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को, इंद्र को, विष्णु को या फिर रुद्र को? क्वेश्चन नंबर 86। तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रजापति को। अब दोस्तों यहाँ पे मैच करना है। राजसूय यज्ञ किस लिए होता था? अश्वमेध यज्ञ किस लिए होता था? वाजपेय यज्ञ किस लिए होता था? और फिर अग्निष्टोम यज्ञ किस लिए होता था? क्वेश्चन नंबर 87 ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राजसूय यज्ञ जो होता था दोस्तों, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था, यानी कि जब राजा जो है सिंहासन पर आरोहण करने वाला होता था तो वो राजसूय यज्ञ का आयोजन करता था। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ क्या कहलाता था? अश्वमेध यज्ञ। वाजपेय यज्ञ क्या था दोस्तों? शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। ठीक है, जैसे महाभारत काल में एक शौर्य प्रदर्शन हुआ था, आप सभी लोग अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, जिसमें कर्ण जो है आकर के क्या करता है, अपनी कला का प्रदर्शन करता है और सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये था वाजपेय यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ क्या कहलाता है? अग्निष्टोम यज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें ऋग वैदिक काल का जो उल्लिखित नाम है दोस्तों नदियों का, और फिर इनका आधुनिक नाम क्या है आप इसमें देख सकते हैं। तो परुषणी का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? राबी, हमने आपको पहले बताया। सतुद्री का सतलज, आस्किनी का चिनाब, बिपाशा का ब्यास। इस प्रकार आप देखते हैं कि आपका पहला ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 परुषणी का राबी याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की जो संख्या दोस्तों ये है आपकी 16, आपको सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 90, ब्रह्म विवाह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह या फिर प्रजापत्य विवाह? ठीक है, तो ब्रह्म विवाह जो दोस्तों होता है ये समान वर्ण या जाति का विवाह होता है, यानी कि उसका समान वर्ण रहेगा या जो उसकी कास्ट होगी, जाति होगी, वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्म विवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्म विवाह। दैव विवाह दोस्तों क्या होता है? पुरोहित का, यानी कि जो आपके पंडित होते हैं, जो आपके धार्मिक कर्मकांड करवाते हैं, उसका पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। ठीक है, उसको जो मेहनत किया, जो परिश्रम किया, उसके बदले में कन्या मिलती थी उसको। ठीक है, तो जो कन्या मिलती थी उसके साथ वो क्या करते थे? विवाह करते थे। तो ये क्या कहलाता है? दैव विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? दैव विवाह। आर्ष विवाह क्या दोस्तों? कन्या मूल्य के रूप में, यानी कि कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। ठीक है, कन्या के बदले, ठीक है, जोड़ी गाय व बैल भी दिया जाता था। ठीक है, और कुछ नहीं दिया जाता था, कन्या तो दी ही जाती थी। तो फिर ये क्या कहलाता था? आर्ष विवाह। क्या कहलाता था? आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या था? जो बिना दहेज के शादी करते हैं उसको क्या कहते हैं?
प्रजापत्य विवाह। इस प्रकार आप देखते हैं कि 1, 2, 3 एंड 4 आपका सही है, सही सुमेलित है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 91, सबसे खतरनाक विवाह यहाँ पे दिया गया, सभी लोग देख सकते हैं। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये सब आप देख सकते हैं। गंधर्व विवाह क्या होता है दोस्तों? प्रेम विवाह, ठीक है, जिसका लव अफेयर होता है, यानी किसी से प्रेम करते हैं, शादी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। क्या होता है? गंधर्व विवाह। 91, आसुर विवाह क्या होता है दोस्तों? कन्या को जो लोग खरीद करके शादी करते हैं उसको क्या कहते हैं? आसुर विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आसुर विवाह। और जो आपका राक्षस विवाह है, पराजित राजा की कन्या, ठीक है, मान लीजिए जिस राजा के साथ आपने युद्ध किया वो राजा पराजित हो गया है, तो उसकी लड़की को, ठीक है, उसकी लड़की से, या फिर उस लड़की को नहीं दे रहा तो उसको अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, और किडनैप करने के बाद अगर आपने उसके साथ शादी किया तो ये क्या कहलाता है? आपका राक्षस विवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राक्षस विवाह। उससे भी खतरनाक विवाह दोस्तों एक पैशाच विवाह, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पैशाच विवाह। सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से आश्वस्त कर, कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। आप समझ सकते हैं, कन्या सोई हुई है तो उस कन्या को गुमराह करके या उठा लें आप वैसे, ठीक है, तो भी अगर आप शादी करते हैं तो पैशाच विवाह कहलाएगा। या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर, ठीक है, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसको भी आपने क्या कर लिया? गुमराह कर लिया कि आपके लिए ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, आपके लिए ये सही नहीं है, आप यहाँ रहेंगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? उसको अपने जाल में फंसाना है, गुमराह करना है, और फिर उसके साथ अगर आप विवाह करते हैं तो ये पैशाच विवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैशाच विवाह। तो आपका 1, 2, 3 एंड 4 आपका यहाँ पर सही है। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और फिर पैशाच विवाह। क्वेश्चन नंबर 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या फिर मातृ ऋण। तो 3 ऋण दोस्तों जो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको सभी को चुकाना बहुत ज़रूरी होता है। एक है देव का ऋण यानी कि देवताओं का ऋण, एक है पिता का ऋण, और फिर एक ऋषि मुनि का यानी कि अपने गुरु का, ठीक है। ऋण क्या है? इसमें 3 ऋण में शामिल है, लेकिन मातृ ऋण, माता का ऋण इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति क्या है? गेरुवर्णी यानी कि गेरुआ रंग का मृद भांड। मृद भांड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं, बनाए जाते हैं, OCP संस्कृति। चित्रित धूषण, धूसर मृद भांड संस्कृति, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों आपका गेरुवर्णी मृद भांड, गेरुआ रंग का जो आपका बर्तन होता है। तो ऋग वैदिक काल संबंधित मृद भांड संस्कृति यही है। क्वेश्चन नंबर 94, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है? तो ये दोस्तों चित्रित धूषण मृद भांड संस्कृति, ठीक है। तो ऋग वैदिक, अब गा इसमें आ रहा तो आप मिलान कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा, ऋग वैदिक हो जाएगा। उत्तर वैदिक में क्या हो जाएगा? चित्रित, ठीक है, उत्तर चित्रित। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो सही आंसर दोस्तों आपका भगवानपुर। क्या सही है? भगवानपुर। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर गृहसूत्र में? तो सही आंसर दोस्तों आपका ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में। क्वेश्चन 97, ऋग्वेद में अघन्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे PCS का एग्जाम हो, IAS का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, सभी में पूछा गया है। अघन्य जी यानी कि जो मारने योग्य पशु नहीं है, जो मारने योग्य नहीं है, तो वो किस शब्द के लिए आया है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या फिर पुरोहित के लिए? UP PCS में भी 2008 में आया है। तो सही आंसर दोस्तों आपको गाय। इसको मारने वाले को देश निकाला दे दिया जाता था या फिर मृत्युदंड दिया जाता था। क्वेश्चन 98, इसको दोस्तों मैच करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
संग्रहित। अब संग्रहित से ये मतलब क्या समझ सकते हैं, संग्रह करने वाला, तो ये कौन हो जाएगा, कोषाध्यक्ष। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ पर भी देखते रहिए, यहाँ पे 3 में मिल रहा है। भाग दूध, तो भाग दूध जो होता, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, भाग दूध से आप क्या समझते हैं, तो ये दोस्तों कर संग्रह करता। क्या सही है, कर संग्रह करता, यानी कि आपका दूसरा सही, यानी कि पहले के बाद दूसरा। अब इसमें 2 ऑप्शन में है। छता या फिर छत्री, तो पांसे की खेल में राजा का जो सहायक होता था उसको छता या छत्री कहते थे। अछवाप, अछवाप क्या होता है दोस्तों, प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर, ये जो छता या छत्री होता है दोस्तों, ये प्रतिहारी राजा का, ये राजप्रसाद का, ठीक, क्या होता था, सक्षक होता था। और अछवाप क्या है, पांसे की खेल में राजा का सहायक। आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 99, प्राकृतिक संतुलन यानी कि ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, तो ये कहा गया है दोस्तों आपका वरुण को। किसको, वरुण को। क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से कौन सा मूलतः जल या समुद्र के देवता थे। ठीक है, तो वरुण के कौन थे, समुद्र या जल के देवता थे। 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, सभी लोग जानते हैं वामनावतार में दोस्तों भगवान विष्णु ने 3 पगों में तीनों लोकों को माप लिया था, तो ये विष्णु जी है। अब यहाँ पे दिया गया दोस्तों, सुमेलित करना है 102, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 102, पूसन, पूसन क्या था दोस्तों, ये आपके पशुओं के देवता थे। रुद्र पशुओं के देवता थे। दव या दौस या दह या फिर पूरे संसार के पिता थे। अदिति, ये देवता और देवों की महान माता, क्या क्या नाम था, अदिति। ठीक है, तो आपका जो सही हो जाएगा दोस्तों 1, 2 एंड 3, 4। ठीक है, नहीं, आपका जो सही हो जाएगा 102 का बी सही होगा। पूसन जो थे दोस्तों, ये आपके पशुओं के देवता थे। रुद्र विवाह के देवता थे। ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 103, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या फिर अर्थशास्त्र से। 103 सही आंसर दोस्तों, समाज व्यवस्था से आपका मनुस्मृति सही है। गायत्री मंत्र किसने रचना किया था, विश्वामित्र जी ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है, समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये दोस्तों ईरान से। कहाँ से, ईरान से। अवेस्ता दोस्तों पारसी धर्म का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्वेश्चन 106, एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणीय विशेषता इसमें से नहीं है। वह अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से क्या थे, परिचित थे, ये बात सही है। वह गौ से परिचित थे, ये भी बात सही। वो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, कौन, गौ, यानी कि गाय माता। ऑप्शन डी, वह ताम्र यानी कि तांबा और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, ये भी बात सही है। लेकिन वह लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, ये इसकी विशेषता नहीं है। यानी कि जो आपके आर्य लोग थे या ऋग्वैदिक काल के लोग थे, उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है। आस्किनी, परुषणी, कुभा, क्रम या फिर विपाशा, शतुद्री। क्वेश्चन 107 दोस्तों, कुभा जिसे काबुल कहते हैं, ठीक है, ये अफगानिस्तान के साथ आर्यों का इसमें क्या है, इसका संबंध है। क्वेश्चन 108, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के लिए एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार प्रस्तुत कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को क्या करता था,
संचालित करता था। यानी कि रीत क्या था, एक ऐसा विधान था, एक ऐसा नियम कानून था जिसमें पूरी सृष्टि या फिर उसमें जो सारे निहित तत्व हैं उसको क्या करता था, पूरे क्रियाकलापों को क्या करता था, डायरेक्टर था, संचालन करता था। धर्म क्या था दोस्तों, व्यक्ति के दायित्व यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने प्रति या फिर दूसरों के प्रति, ठीक है, उसके क्या कर्तव्य हैं, तो उसकी एक क्या था, संकल्पना था, एक संकल्प था। अब इसमें कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर ना तो पहला और ना फिर दूसरा सही है। तो इसमें दोस्तों दोनों सही है। जब ऐसे प्रश्न आ जाएं तो समझ लीजिए कि इसमें से दोनों क्वेश्चन आपके सही है। क्यों सही हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है इसमें धर्म क्या है, दायित्व हो, चाहे अपने प्रति हो दूसरों के प्रति हो, तो उसके प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं आपके। इसमें कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है इस क्वेश्चन में कि ये इसका क्या पहला सही है या दूसरा गलत है, इसमें दोनों सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, पार्जिटर, एसीदास, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर जैकोबी। तो सही आंसर दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या माना था कि जो आर्य लोग आए थे भारत में, उनका जो निवास स्थान था ये आर्कटिक क्षेत्र था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110। अब इसमें दोस्तों नदियों के नाम दिए गए, कौन वैदिक कालीन नदियाँ थी और उनका आधुनिक नाम क्या था। तो कुबा दोस्तों पहले बताया, काबुल, परशणी, रावी, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज। तो पहले का दूसरा सही है दोस्तों और दूसरे का तीसरा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं, कितने सूक्त हैं। तो ये कितने हैं दोस्तों, 1017, 1020, 1028 या फिर 1128। तो 1028 सूक्त हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था, भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, या फिर प्रकृति पूजा और भक्ति। तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रकृति पूजा और यज्ञ क्या था, आपका जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका एक क्या था, एक प्रमुख धर्म था। पतंजलि कौन था। अब इसमें देख सकते हैं योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक था, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेख, माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, या फिर पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी कि जो अष्टाध्यायी था उसका टीकाकरण यानी कि उस पर टीका टिप्पणी करने वाला, लिखने वाला। ठीक है, तो पतंजलि कौन थे दोस्तों। आप पहले क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी कि अष्टाध्यायी का एक जो टीकाकरण था, टीकाकार था, रचना करने वाले थे, ठीक है, पतंजलि वही थे। क्वेश्चन 114, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, या फिर ऋषि गौतम रघुगुण। तो सही आंसर दोस्तों आपका ऋषि गौतम रघुगुण। तो ये था दोस्तों आपके बीच में वैदिक संस्कृति से रिलेटेड महत्वपूर्ण 114 क्वेश्चन। इसको हमने दोस्तों 2 पार्ट में विभाजित किया था। आई होप दोस्तों इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, आपने अपनी तैयारी को जांचा होगा, परखा होगा, और आपको ये पता लगा होगा कि मेरा कितना प्रश्न यहाँ पे सही हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।